नमस्कार, जय मां भारती। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं, विवादों से घिर गए हैं। कुछ दिन पहले उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं और इस बार ये आरोप काफी ज्यादा गंभीर हैं। R&AW के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार ईरान में राजदूत के पद पर रहते हुए अंसारी ने कई ऐसे काम किए जिनकी वजह से वहां चल रहे R&AW के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को क्षति पहुंची। उनके अनुसार अंसारी का ईरान में व्यवहार देश हित में नहीं था। आखिर अंसारी ऐसा क्या कर सकते हैं जो देश हित में नहीं था, जिसकी वजह से R&AW के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को हानि पहुंच सकती है। इसके ऊपर R&AW के एक एक्स ऑफिसर R.K. यादव ने अपनी किताब मिशन R&AW में एक पूरा 2 पेज का चैप्टर लिखा है। एस्पियोनाज स्टोरीज का आज का एपिसोड इसी चैप्टर के ऊपर एज इट इज आधारित है। R&AW से जुड़ी और भी कई रोचक कहानियों को जानने के लिए इस किताब को जरूर खरीदें और पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारतीय विदेश मंत्रालय में काम कर रहे चंद अल्पसंख्यक डिप्लोमेट्स में से एक थे। 1990 में उन्हें भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर बनाकर ईरान की राजधानी तेहरान भेजा गया। तेहरान में अपना पदभार संभाले अभी अंसारी को कुछ महीने ही हुए थे कि उनका एक पीए जिसका नाम था कपूर अपनी छुट्टियां बिताने के बाद भारत से वापस तेहरान लौट रहा था, लेकिन वो एयरपोर्ट से कभी भारतीय दूतावास या फिर अपने घर तक पहुंचता ही नहीं है। असल में कपूर को ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक द्वारा किडनैप कर लिया गया था। भारतीय दूतावास के इस नौजवान कर्मचारी को 3 दिनों तक खूब यातनाएं दी जाती हैं और उसको कहां रखा गया है, क्यों रखा गया है, कोई भी इस प्रकार की जानकारी भारतीय दूतावास को नहीं दी जाती, जबकि ऐसा करना एक जरूरी प्रोटोकॉल होता है। 3 दिनों तक अमानवीय यातनाएं देने के बाद कपूर को तेहरान की एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया जाता है। इस घटना को लेकर तेहरान में काम कर रहे भारतीय एम्बेसी के स्टाफ में बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो आशा कर रहे थे कि उनके राजदूत, उनके बॉस हामिद अंसारी इस मामले में ईरान सरकार को आड़े हाथों लेंगे, उनसे जवाब और सफाई जरूर मांगेंगे। लेकिन भारतीय स्टाफ को उस वक्त अत्यंत निराशा झेलनी पड़ती है जब अंसारी ऐसा कुछ भी नहीं करते। उनकी तरफ से एक बार भी ईरानियन अथॉरिटीज से बात करने का प्रयास तक भी नहीं किया जाता। ईरान में रहने वाले भारतीय कश्मीरी तेहरान के पास कौम में स्थित एक धार्मिक सेंटर में प्रवचन सुनने बड़ी तादाद में जाया करते थे। भारतीय मिशन में पोस्टेड R&AW के ऑफिसर्स ने इस सेंटर के ऊपर कड़ी नजर रखी हुई थी। वो सेंटर में होने वाली हर गतिविधि की डेली रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर्स और प्रोटोकॉल के तहत अंसारी को भी भेजा करते थे, लेकिन हामिद अंसारी इनमें से कुछ रिपोर्ट्स के सख्त खिलाफ थे। R&AW के एक ऑफिसर MB माथुर ने इस सेंटर के अंदर कुछ अति विश्वसनीय कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे और अपने इन सोर्सेज द्वारा वो अंदर चल रही गतिविधियों की जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन माथुर ने अंसारी को अपने इन कॉन्टैक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। रोज ही की तरह एक सुबह जब माथुर एम्बेसी जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो रास्ते में ईरानियन इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर्स उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उन्हें एक अज्ञात जगह पर ले जाते हैं। उस दिन जब माथुर अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करते तो उनके साथ ही तेहरान में उनकी खोज करना शुरू कर देते हैं। माथुर के गायब होने की इस घटना पर अंसारी विदेश मंत्रालय को एक बेहद सादी सी रिपोर्ट भेज देते हैं और इस मामले को गंभीरता के साथ ईरान की सरकार के सामने भी नहीं उठाते। इतने गंभीर मुद्दे पर अंसारी का ये ढीला ढाला रवैया देख दूतावास में काम कर रहा भारतीय स्टाफ उत्तेजित हो उठता है और आखिरकार इस घटना के 2 दिन बाद एम्बेसी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की लगभग 30 पत्नियां एम्बेसी के गेट के बाहर इकट्ठी हो जाती हैं और अंसारी के इस हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाले, कुछ ना करने वाले रवैये का विरोध करना शुरू कर देती हैं।
पहले तो इन महिलाओं को एम्बेसी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं दी जाती, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सीनियर ऑफिशियल्स की दखलअंदाजी के कारण इन्हें आखिरकार बिल्डिंग के अंदर प्रवेश मिल ही जाता है। भारतीय कर्मचारियों की ये पत्नियां अंसारी से मिलने के लिए उनके पर्सनल स्टाफ से बार बार आग्रह करती रहती हैं, लेकिन अंसारी इन महिलाओं से मिलने से साफ इनकार कर देते हैं और आराम से अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन यह स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती चली जाती है और गायब R&AW ऑफिसर माथुर की पत्नी समेत कुछ महिलाएं किसी तरह अंसारी के ऑफिस में तूफान की तरह घुस जाती हैं। ये औरतें अंसारी से अपनी नाराजगी साफ जाहिर करते हुए कोई एक्शन ना लेने के लिए अंसारी को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। हालात बिगड़ते देख दूतावास में ही पोस्टेड एक R&AW ऑफिसर इस घटना की पूरी जानकारी भारत में एक दूसरे R&AW ऑफिसर R.K. यादव को दे देते हैं। अगले ही दिन R.K. यादव ऑपोजिशन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते हैं और उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तुरंत प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को फोन लगाते हैं और शीघ्र ही कुछ ना कुछ करने के लिए कहते हैं। वाजपेयी को इतना गुस्से में देख राव शीघ्र ही एक्शन लेने का वादा करते हैं। वाजपेयी की उस गुस्से से भरी टेलीफोन कॉल के बाद पीएमओ तुरंत हरकत में आता है और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ईरानियन इंटेलिजेंस एमबी माथुर को छोड़ देती है। माथुर के शरीर पर चोटों के कई निशान देखने के बाद उन्हें सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां माथुर बताते हैं कि ईरानियन इंटेलिजेंस उनसे ईरान में काम करने वाले R&AW के ऑपरेटिव्स और एजेंट्स के नाम जानना चाहती थी, लेकिन काफी यातना झेलने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। इतनी यातना झेलने के बाद भी अपना मुंह बंद रखने के लिए वैसे तो एमबी माथुर को सम्मानित किया जाना चाहिए था, उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन होता है इसका ठीक विपरीत। अंसारी के आदेश पर माथुर को समय से काफी पहले ही तेहरान की अपनी पोस्टिंग से हटा दिया जाता है और 72 घंटों के अंदर अंदर उन्हें ईरान छोड़कर वापस भारत जाने का आदेश दे दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि अंसारी इस पूरे मामले को अपने स्तर पर सुलझाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से भारत सरकार को एक R&AW के ऑफिसर को छुड़वाने के लिए सीधी सीधी दखल अंदाजी करनी पड़ी और इसका नतीजा ये हुआ कि R&AW के जितने भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ईरान में चल रहे थे उनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब R&AW के एजेंट्स को, ऑफिसर्स को अंसारी की निष्क्रियता, उनके ढीले ढाले रवैये पर भरोसा नहीं रहा था। अंसारी के व्यवहार की वजह से अब वो ईरान में काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। कश्मीर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस ऑपरेशन जिसको एमबी माथुर कौम के उस धार्मिक केंद्र में चला रहे थे, उस ऑपरेशन को भी R&AW को ना चाहते हुए भी बंद करना पड़ता है। और इसलिए बंद करना पड़ता है क्योंकि एमबी माथुर को वापस भारत भेज दिया गया था। ये वही ऑपरेशन था जिससे अंसारी पहले से ही कुछ खास खुश नहीं थे। कुछ दिन बाद R&AW के एक सीनियर ऑफिसर को इस घटना की जांच करने के लिए तेहरान भेजा जाता है। R&AW के उस वक्त के सेक्रेटरी नरसिम्हन के सामने प्रस्तुत किए गए अपने मूल्यांकन में ये वरिष्ठ अधिकारी अंसारी को इस घटना के लिए पूरी तरह दोषी पाता है, लेकिन अपने इस वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट को नरसिम्हन सरकार के सामने पेश नहीं करते, वो इस रिपोर्ट को दबा देते हैं। इस घटना के कुछ महीनों बाद अंसारी के ही कार्यकाल के दौरान ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स भारतीय एम्बेसी में काम कर रहे एक सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद उमर के साथ संपर्क करते हैं और उन्हें ईरान के लिए काम करने की ऑफर देते हैं, जिसे उमर साफ ठुकरा देते हैं और अपने सीनियर को तुरंत इस घटना की सूचना भी दे देते हैं। यह सीनियर अधिकारी अंसारी को इस घटना की जानकारी देते हुए कहता है कि ऐसा करने के लिए ईरानियन इंटेलिजेंस उमर को टारगेट कर सकती है। कुछ हफ्तों बाद उमर को भी किडनैप कर लिया जाता है और बुरी तरह पिटाई करने के बाद तेहरान के बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है।
अंसारी एक बार फिर ईरान सरकार से कोई शिकायत नहीं करते। ऑफिशियल या अनऑफिशियल रूप से कोई चेतावनी या विरोध तक भी दर्ज नहीं करवाते। इतना ही नहीं, वो उल्टा उमर को ही सब कुछ भूलने और चुप रहने का आदेश दे डालते हैं। लेकिन उमर चुप नहीं रहना चाहते थे और इस मामले को वो केंद्र सरकार तक ले जाने का फैसला कर लेते हैं। जब अंसारी को यह पता चलता है तो वह ईरान में R&AW के स्टेशन चीफ वेणुगोपाल की मदद से उमर को सताने, उनको इंडिया वापस डिपोर्ट करने, उनका करियर बर्बाद करने का मन बना लेते हैं। जब ये बात R&AW के बाकी ऑपरेटिव्स को पता चलती है तो वो सब इकट्ठा हो अपने स्टेशन चीफ वेणुगोपाल से आग्रह करते हैं कि केवल इसलिए एक ईमानदार और अच्छे ऑफिसर को बलि का बकरा ना बनाया जाए क्योंकि एक एम्बेसडर, एक राजदूत अपने अहम को संतुष्ट करना चाहता है। R&AW ऑफिसर्स की ये एकता काम कर जाती है। वेणुगोपाल इस मामले में अंसारी का सहयोग करने या उनकी कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। अंत में यह बताना उचित ही होगा कि ईरान में अपने कार्यकाल के दौरान ऑनरेबल M.H. अंसारी ने ईरान की सरकार और खास तौर पर वहां के शाही परिवार के साथ काफी ज्यादा घनिष्ठ और मजबूत व्यक्तिगत रिश्ते कायम कर लिए थे। यहां तक कि अंसारी के खुद के बेटे की शादी ईरान के एक ऐसे परिवार में हुई थी जो कि शाही परिवार का काफी ज्यादा करीबी माना जाता था। लेकिन बात जब भारतीय ऑफिसर्स की किडनैपिंग जैसे गंभीर मुद्दों को ईरान की सरकार के सामने रखने की आती थी, बात जब इतने गंभीर मुद्दों को लेकर ईरान सरकार के सामने विरोध करने की आती थी, तब राजदूत अंसारी पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते थे। तब वो वैसी लगन के साथ काम नहीं करते थे जैसी लगन के साथ एक देश के राजदूत को अपने अधिकारियों की जान बचाने के लिए करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के एक और एपिसोड के साथ, एक और कहानी के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।